Many greetings to you guys. Welcome to my channel Royal Education. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, Vanshika here. Today we have chapter number 1 of Commerce, that is बिजनेस इन्वायरमेंट। CBSE में ये है चैप्टर नंबर 3, लेकिन अंदर का कंटेंट जो है सेम ही है, काफ़ी सिमिलर है, तो CBSE वाले भी से ज़रूर देखें। बस अंतर इतना होता है कि ISC में हम कीवर्ड्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हमारे 2 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट वाले, अगर उसमें कीवर्ड हुआ तो फुल मार्क्स हैं आपके। बाकी थोड़ा सा हमें आप मन से लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड आर मस्ट। एंड इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है 3 मार्क्स का, 3 पॉइंट लिखने होते हैं। नेक्स्ट होता है 4 मार्क्स का, 4 पॉइंट्स। एंड लास्ट इज ऑफ 5 मार्क्स, 5 पॉइंट। तो मेनली हमें 5 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। लेकिन ये होता है कि जैसे शॉर्ट में से किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने को बोल दिया, अगर आपने 5 पढ़े उस वाले को छोड़ दिया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पढ़े एक बार सबको थोड़ा समझ आना चाहिए, बाकी आप लिख लेंगे। अगर आप ट्यूशन ना आ जाएं, जितना मैं बता रही हूँ कीवर्ड्स को उतना अच्छे से पढ़े, वीडियो को फुल देखना। आई कैन गारंटी आपके 80 अबव ज़रूर आएंगे। सो लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इन्वायरमेंट। वीडियो को पूरा देखें। इसमें हमको छोटा सा चैप्टर है, इसमें हमको डेफिनेशन पढ़नी है, बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ना है, उसके डायमेंशंस पढ़ने हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। लास्ट है हमारा शॉर्ट एनालिसिस। सो बिज़नेस जो होता है वो सिर्फ एक बंदे से रिलेटेड नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि कस्टमर भी मेन होते हैं, कस्टमर के लिए ही बिज़नेस होता है। कस्टमर्स नहीं होंगे तो बिजनेस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सप्लायर ज़रूरी होते हैं, जैसे आपको गुड्स मंगाने हैं। कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बैंक से आपको फाइनेंस की हेल्प मिलती है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो देयर। गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेड यूनियन, मीडिया भी हमें चाहिए होती है फॉर एडवर्टीजमेंट etc। ओके, सो बिजनेस इन्वायरमेंट सिर्फ बिजनेस अकेले बंदे से स्टार्ट नहीं होता है। बिजनेस का एक पूरा इन्वायरमेंट होता है जिसमें ये सब लोग आते हैं, सिर्फ अकेले बंदे से नहीं होता है। सो डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। क्वेश्चन 2019 में आया था शॉर्ट क्वेश्चन में, 20 में नहीं आया है, तो मे बी इस बार हो सकता है आ जाए। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ते हैं। The term business environment refers to the sum total of all individuals, institution and other forces। ये 3 keywords हैं, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। ये सम टोटल होता है 3 चीज़ों का। ये 3 कीवर्ड्स है, अगर आपने ये 3 पॉइंट लिख लिए तो आपके 2 मार्क्स गारंटीड है। इंडिविजुअल्स अकेला बंदा, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस डेट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर रहते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस की वर्किंग में एंड उनके परफॉर्मेंस में। ओके, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस डेट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। छोटी सी डेफिनेशन है, मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 5 मेरे को लगा कि इजी हैं, जल्दी अंडरस्टैंडेबल हैं। बाकी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 आई थिंक आप लोग जल्दी इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड इज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, थर्ड इज इंटररिलेटेडनेस, फोर्थ इज डायनामिक, फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी। Okay, so the main features of business environment are as follows. Totality of external forces। जो business environment होता है, features क्या होते हैं उनके? करेक्टर्स, हाईलाइट्स या फिर उसकी विशेषता है किसी पर्टिकुलर चीज़ की। सो बिजनेस एनवायरनमेंट की फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है सबका टोटल होता है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उन सबकी टोटल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अग्रेसिव इन नेचर बिकॉज इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। ये अग्रेसिव होता है बिकॉज ये सबका टोटल होता है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। नाउ सेकंड, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल कौन से होते हैं?
इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल, जो कि इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। और डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर कस्टमर्स या फिर सप्लायर में कुछ इफेक्ट होगा तो बिजनेस जो है जल्दी इफेक्ट होगा, डायरेक्टली इफेक्ट होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं हमारे, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। और ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली करता है। ओके, तो इसमें आपको बस नेम्स लिखने हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, कि जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल ETC ये सब होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। एंड स्पेसिफिक लाइक कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, ये सब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल को, बिजनेस एंटरप्राइज को। ओके, now next, number 3, interrelatedness. Different elements of business environment are closely interrelated. For example, growing awareness of health care has led to increase in the demand for health goods and health resort. एक दूसरे से interrelated होते हैं। मानिए कि अभी लोगों को अपनी हेल्थ को लेके अवेयरनेस हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, बिजनेस भी ज़्यादातर हेल्थ फूड बनाने शुरू कर देगा, हेल्थ रिजॉर्ट्स खुल जाएंगे। सो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी में किसी चीज़ की इंक्रीज़ हुई तो दूसरा बंदा भी सोचता है कि हम भी ये चीज़ करें, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में है तो हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, न्यू हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विस इन टर्न आर चेंजिंग लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट ले लेते हैं हम डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। चेंज होता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई न्यू कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, या फिर किसी न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, या फिर कस्टमर का पहले किसी और चीज़ पे था लेकिन अब वो स्विच कर गया किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, तो चेंज होता रहता है। इसलिए स्टैटिक नहीं होती है बिजनेस एनवायरनमेंट, चेंज होते रहता है, इसलिए डायनामिक होता है इन नेचर। ओके, ये एग्जाम्पल लिख देना, जैसे कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ, स्विच हुआ एक प्रोडक्ट से दूसरे पे, एंड या फिर कोई न्यू कॉम्पिटिटर आया मार्केट में, या फिर किसी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई। ये एग्जाम्पल लिख के आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्ज अनसर्टेन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। हम फ्यूचर के इवेंट्स को नहीं जान सकते कि आगे क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, या फिर कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, फैशन में कोई चेंज हो जाए, तो अनसर्टेनिटी होती है। हम इसे सर्टेन मतलब देख नहीं सकते कि फ्यूचर में क्या होना है आगे, सो इट इज़ अनसर्टेन। Business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict future events, particularly change in technology and fashion which occurs fast and frequently. और ये सब बहुत जल्दी होता है बिजनेस में। हो गए ये 5 हमारे। एक एक्स्ट्रा हमेशा पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिए छोटा सा, मल्टी डायमेंशनल। बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ 2 डायमेंशनल, हमें पता है माइक्रो एंड मैक्रो, 9th में भी पढ़ा था ये। बोथ ऑफ दीज इन टर्न मे हैव मैनी एस्पेक्ट। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें भी हम 5 पढ़ेंगे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कस्टमर फोकस, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड पब्लिक इमेज, ये 5 पढ़ेंगे हम 7S में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें एक ये एडवांटेज मिलता है, जैसे हमें पहले पता लग जाता है कि इस चीज़ की मार्केट में, हम पूरे जब एनवायरनमेंट देख लेते हैं, फ्यूचर के इवेंट्स को देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, थोड़ा हमें पता लग जाता है, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हम पहले से ही अपना उस तरफ कदम बढ़ा देते हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, अगर हमें पहले से किसी प्रॉब्लम का पता लग जाए तो। Awareness of environment helps an enterprise to take advantage of early opportunity instead of losing them to competitors. हमें पहले से पता लग जाएगा, अगर बिजनेसमैन पहले से ही अवेयर हो जाएगा, हम ये सब हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, कस्टमर के नहीं। अगर वो पहले से ही अवेयर हो जाएगा तो क्या करेगा, वो एडवांटेज लेगा इस चीज़ का, अपने कॉम्पिटिटर पे ये बात छोड़ने के बदले वो इसका एडवांटेज लेगा, नहीं तो उसका कॉम्पिटिटर उससे आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मारुति उद्योग है, फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट। वो लीडर है इसमें स्मॉल कार्स का, क्योंकि उसको पहले पता लग गया था, पहले उसने इससे देख लिया था कि
इंडिया में जो है मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा है एंड जो पेट्रोल के प्राइस हैं वो राइज होते जा रहे हैं, तो उसने ये फ़ायदा किया और उसने स्मॉल कार्स बनानी शुरू कर दी, जिससे कि आज वो लीडर बन चुका है। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स पे ये एडवांटेज नहीं जाने दिया, उसने खुद पहले से ये देख लिया, वो अवेयर हो गया and he became the leader in small car market. Awareness of environment helps an enterprise to take advantage of early opportunities instead of losing them to competitors. Next is early warning signals. जब हमको पहले से पता लग जाएगा, पहले से अवेयर हो जाएंगे, तो हमको पहले से सिग्नल मिल जाएगा, हमें वार्निंग मिल जाएगी ताकि हम वो काम ना करें. Environmental awareness serves as an early warning signal. It makes a firm aware of the impending threat or crisis so that the firm can take timely actions to minimize the adverse effect. हमें अगर पहले से पता लग जाएगा कि आगे क्या थ्रेट होने वाला है और क्राइसिस होने वाली है, तो हम पहले से एक्शन ले लेंगे ताकि आगे जो इसका इफेक्ट है वो कम से कम हमें पड़े. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन न्यू फर्म एंटर्ड इन द मिड सेगमेंट कार्स, मारुति उद्योग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इट्स स्टीम थ्रीफोल्ड. उसने जब न्यू फर्म आई इस फील्ड में, तो उसने अपनी उस स्टीम थ्रीफोल्ड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज इन प्रोडक्शन इनेबल द कंपनी टू मेक फास्टर डिलीवरी. फटाफट से डिलीवरी ये लोग जल्दी करते रहे, लेकिन वो बीच में आए थे दूसरी एंटरप्राइज, तो वो जल्दी नहीं कर पाए, ये लोग फास्ट डिलीवरी कर रहे थे, तो इनको पहले पता लग गया था. सो अर्ली वार्निंग सिग्नल इस तरह से हमको मिल जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से. नाउ कस्टमर फोकस. एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग मेक द मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है एंड अदर FMGC कंपनीज हैं, वो स्मॉल शैशेस बनाती है शैम्पूज़ के 1 रुपीज़ के जो आते हैं, या फिर और प्रोडक्ट्स के भी, जैम के आते हैं, सॉस के आते हैं, आजकल हर चीज़ के आने लग गए स्मॉल शैशे, क्योंकि वो देखते हैं कि कस्टमर इनको ख़रीदने में ज़्यादा सेटिस्फाई है. ओके, दिस मूव हैव द फर्म टू इंक्रीज सेल. जो लोग बड़ा नहीं खरीद पाते वो लोग शैशे खरीदते हैं, अगर उनको अच्छा लग जाए, ट्रायल तौर पे खरीदते हैं, अच्छा लग जाए तो वो बड़ी चीज़ भी खरीदते हैं, तो इस वजह से उनकी सेल इंक्रीज़ होती है. अगर उनकी क्वालिटी में दम है और पहले वो स्मॉल शैशे देते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो अब वो लोग खरीदेंगी. ठीक है, तो कस्टमर पे फोकस रहता है इस वजह से. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है नेक्स्ट. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोवाइड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. इसकी वजह से हमको बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से हम आगे की स्ट्रेटजी अपनी क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से. सच इंफॉर्मेशन सर्व एज द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. नाउ लास्ट, public image. A business firm can improve its image by showing that it is sensitive to its environment and responsive to the aspirations of public. जो business firm है वो अपनी image इम्प्रूव कर सकती है ये दिखा के कि इन्वायरमेंट के प्रति वो सेंसिटिव है एंड पब्लिक के प्रति उनके एस्पिरेशंस के रिस्पॉन्सिव है, अपने आप को रिस्पॉन्सिव मानती है. अगर किसी को कुछ गलत प्रोडक्ट आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उस फर्म का भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर अवेयरनेस के, बिजनेस के भी बहुत रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट को वापस करना या रिफंड करना, ऐसे ही. तो ऐसी बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कई चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिव होती है पब्लिक की तरफ. एक ये देख लीजिए फॉर एक्स्ट्रा. कंटिन्यूस लर्निंग. हमको इससे कई चीज़ें लर्न करने को मिलती है बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे environmental analysis serve as broad-based and ongoing education for business executives. It keeps them in touch with the changing scenario so that they are never caught unaware. Now, dimensions of business environment. There are two main dimensions of business environment. हमने पहले ही पढ़ा है अभी उसमें फीचर्स में, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट. सो पहले माइक्रो देखते हैं. माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये दो कीवर्ड्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट आर दोज इंटरनल and external
फैक्टर्स जो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग पे परफॉर्मेंस के ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट या फिर टास्क इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। अगर कभी आपको दे दिया व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट या फिर टास्क इन्वायरमेंट, सो नो नीड टू हाइपर, ये माइक्रो इन्वायरमेंट ही होता है। कई बार क्वेश्चन को चेंज करके पूछ लिया जाता है कि आपने कितना पढ़ा, लेकिन आप लोग देखते हैं बस यहीं तक के डेफिनेशन, आगे पढ़ना ही नहीं है। हाईलाइट में दे रखे हैं ये वर्ड, डायरेक्ट सेक्शन इन्वायरमेंट एंड टास्क इन्वायरमेंट। सो दिस इज माइक्रो इन्वायरमेंट। 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ सकती है, या फिर लॉन्ग में भी पहले इसके बारे में कुछ पूछने से पहले पूछ सकते हैं व्हाट इज माइक्रो इन्वायरमेंट। सो ये डेफिनेशन है एंड ये कीवर्ड्स है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग या परफॉर्मेंस। इनमें से आप एक वर्ड लिख सकते हैं वर्किंग या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके नाउ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल होते क्या है ये। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स एग्जिस्टिंग विद इन अ बिजनेस फर्म, जो बिजनेस फर्म के अंदर के होते हैं, अंदर रहते हैं। द internal factor are considered controllable because the enterprise has control over these factors। ये जो होते हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये बिजनेस के अंदर के होते हैं, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए दीज आर कंसीडर्ड कंट्रोलेबल बिकॉज एंटरप्राइज का इनके ऊपर कंट्रोल होता है। ओके, नाउ हियर आर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है कॉर्पोरेट कल्चर, the values, beliefs and attitude of founders, top management of the company exercise a strong influence of what the company stand for। company कहाँ पे stand कर रही है and how it does things, कैसे काम कर रही है and किस चीज़ को important consider कर रही है and what is considers important। corporate culture, when the value system is shared by all the members, the organization is likely to be more successful। जब वैल्यू सिस्टम जो होता है सारे मेंबर शेयर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कॉर्पोरेट करके चलना पड़ता है इसमें। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, द बिजनेस फिलोसॉफी एंड पर्पस ऑफ द कंपनी गाइड इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। The mission of Dhirubhai Ambani to make Reliance the biggest group in the private sector promoted him to launch world-scale plants in petrochemicals and other industries। एग्जाम्पल है उसका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये भी मेन होते हैं इसमें। जब हमारा मिशन होगा कुछ करने का, उसके बाद हम उस पर आगे प्लानिंग करेंगे, तब जाके वो सक्सीड होगा। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, the composition of the board of directors, the degree of professionalization of management and the organizational structure of a company have important bearing on its business decisions। The board of directors set the direction and monitors the performance of the company। Power structure, the internal power relationship between the board of directors and the chief executive is an important factor। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एंड चीफ एग्जीक्यूटिव में जो रिलेशनशिप होती है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो शेयर होल्डर्स के एंड एम्प्लॉयज़ की अलग अलग लेवल्स पे उनको सपोर्ट मिलता रहता है। हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी, जिसमें उनको डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग में हेल्प मिलती है। नो कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी, इमेज का मतलब होता है बिजनेस में गुडविल। द इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग फाइनेंस। हमको कहीं से लोन लेना है या फिर फाइनेंस रेज करना है, उसके लिए वो आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल पहले ज़रूर देखते हैं आपकी कंपनी की कैसी है, कि आप उनको रिपे कर पाएंगे। सो ये मेन फैक्टर होता है फॉर रेजिंग फाइनेंस, फॉर्मिंग अलायंस, चूजिंग डीलर्स एंड सप्लायर्स। वो लोग भी आपके साथ सप्लायर्स एंड डीलर तभी काम करना चाहेंगे जब आपकी गुडविल अच्छी होगी। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, एंटरिंग फॉरेन मार्केट etc। नो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे बाहर के फैक्टर्स लाइक कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर, मार्केट इंटरमीडियरीज होती है मिडलमैन्स एंड फाइनेंसर्स, पब्लिक्स। कस्टमर्स मेन होते हैं, इनके वजह से ये बिजनेस रेस करते हैं। इनको सेटिस्फाई करने के लिए ही
बिजनेस को खोला जाता है, उनको रेस किया जाता है। कस्टमर, द पीपल हु बाय अ फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विस आर इट्स कस्टमर। जो फर्म के प्रोडक्ट बाय करते हैं वो कस्टमर्स होते हैं। अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। बिजनेस इसलिए है ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, उसकी नीड्स को। अ फर्म में हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक इंडिविजुअल, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, etc. फॉर एग्जाम्पल, द कस्टमर ऑफ अ पेपर कंपनी। पेपर कंपनी का जो कस्टमर होगा वो मे बी टीचर होंगे, स्टूडेंट होगा, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, business firm and other use of stationery. In order to be successful, a company must understand and meet the need and एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स कस्टमर। अगर अपनी कंपनी को सक्सीड करना है तो हमें मेन कस्टमर की नीड्स का पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे, हमें उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नाउ कंपिटिटर्स। कंपिटिटर दो टाइप के होते हैं, direct and indirect. A company may have both direct and indirect competitors. Direct competitors are the other firms which offer the same or similar product and service. जो direct competitors होते हैं वो same या फिर similar product offer करते हैं. For example, Sony TV faces direct competition from other brands like LG, Samsung, Onita. ये direct competitors हैं Sony TV के, का सेम काम है इसलिए ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। नाउ इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कम फ्रॉम फर्म्स vying for discriminatory income. For example, a cinema house faces indirect competition from casino and other firms. Making marketing environment. Now suppliers. Supplier refers to the people and group who supply raw material. जो business को raw materials provide करते हैं and components provide करते हैं to the company. Reliable source of supply enable the company to carry on uninterrupted operations and to minimize inventory carrying cost. इनके वजह से inventory carrying जो cost वेयर हाउस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सप्लायर्स इन्हें डेली रूटीन पे थोड़े थोड़े गैप में सप्लाई करते रहे तो। Supplier also influence quality level and cost of manufacturing. It is very risky to depend on a single supplier. एक सप्लायर पे डिपेंड होना भी बहुत रिस्की होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो नहीं कर पाता है सप्लाई, तो स्ट्राइक, मान लो किसी ने एक सप्लायर ने स्ट्राइक कर ली तो आपके पास अगर दूसरा सप्लायर होगा तो आपका काम नहीं रुकेगा। A strike or any other production problem of the supplier may cause interruptions in manufacturing. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, मिडलमैन जैसे होलसेलर, रिटेलर। ये जो हम बनाते हैं मैन्युफैक्चर जो होता है एंड जो कस्टमर होता है उसके बीच में आपके रिटेलर एंड होलसेलर्स आते ही होते हैं मिडलमैन। सेवरल मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हेल्प अ कंपनी इन प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। ये हेल्प करती हैं प्रमोशन में, सेलिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। मिडलमैन लाइक एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन कंपनी एंड इट्स कस्टमर्स। ट्रांसपोर्टेशन फर्म, वेयर हाउस असिस्ट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन से पहुँचाते हैं तो वो भी मिडल मैन है, बीच में वो भी आ जाता है, उससे पहले वेयर हाउस में रखा रहता है सामान तो वो भी मिडल मैन है, कस्टमर तक पहुँचने से पहले जो आते हैं वो सब मिडल मैन है। वेयरहाउस असिस्ट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होती हैं, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर अदर टाइप ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। फाइनेंसर्स, अब यहाँ से कंपनी लोन रेस करती है, प्रोडक्ट बनाने के लिए शुरू में करना पड़ता है। द शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, debenture holders and banks provide finance to a company. Financial capacity, policies and attitudes of financiers are important factors for the company. For example, the company cannot raise funds through shares if the financiers are not risk taking. Now, microenvironment. Microenvironment refers to the general environment और remote environment. इनमें से एक वर्ड लिखेंगे। जनरल environment जो है इसका की वर्ड है, अगर ये वर्ड लिख दिया आपने अपने एक्सप्लेनेशन के बीच में तो इट्स वेल एंड गुड, याद कर लेने चाहिए छोटे छोटे कीवर्ड्स। आप 2 बार किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत ईजी है आपकी कॉमर्स। सो लेट्स बिगिन। Macro environment refers to the general environment or remote environment within which a business firm and forces in its microenvironment operates.
क्या होता है ये? जनरल इन्वायरमेंट होता है विद इन विच अ बिजनेस फर्म एंड फोर्सेस इन इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट ऑपरेट्स। इसको इनडायरेक्ट एक्शन इन्वायरमेंट भी बोला जाता है, इसको known as indirect action environment. Macro environment consists of the following components: economic, social, technical, political, and legal. Now, economic environment. The economic environment consists of factors and forces concerning means of production and distribution of wealth. Economic environment वो factors and forces होते हैं like means of production, प्रोडक्शन के लिए जो जो चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पहले प्रोडक्शन होगी देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा फैक्टर्स एंड फोर्सेस, ऐसे ही अब इसके जितने भी है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इस सब में ये वर्ड है, तो अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली मैक्रो एनवायरनमेंट की तो इनकी ईजी हो जाएगी। The economic environment consists of factors and forces concerning means of production and distribution of wealth. अब इसके components हैं the nature of economic system of country. आप इसमें से दो पढ़ेंगे इसके अंदर के, easy वाले करते हैं हम। इकोनॉमिक पॉलिसीज ये ले लीजिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये लिखना है आपको पहले इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसके अंदर आप दो पढ़ लीजिए, जैसे मॉनेटरी एंड फिस्कल पढ़ लीजिए या फिर ट्रेड पढ़ लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज स्टेज एंड फेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। इकोनॉमिक इंडिसेस ले लीजिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम, ये दो लिख लीजिए इसके अंदर इकोनॉमिक इंडिसेस के। नाउ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें पता लगता है, इसमें दो लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, कोई दो लिख लीजिएगा इसमें से। एंड मार्केट कंडीशन क्या है आजकल, ऐसे सोच के इमेजिन करके पढ़िए मार्केट कंडीशन क्या हो रही है आजकल। डिग्री ऑफ कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन ही है। तो हमने 5 पढ़े, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेज एंड फेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इंडिसेस पढ़ा है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट कंडीशंस। Now social environment consists of all social and cultural forces within which business firm operates. It consists of all social and cultural forces. Now जैसे demographic trend ले लीजिए, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मेल फीमेल रेशियो ले लीजिए, कितना है मेल्स में एंड फीमेल्स में, मेल्स ज़्यादा है या फीमेल्स। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री एंड रिलेटेड आस्पेक्ट सच एज, अब इसमें दो लिखेंगे रिलेटेड आस्पेक्ट में, सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ले लीजिए एंड इक्विपमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन the country, science and technology and related aspect such as manufacturing process and equipment. इसके components ये हैं, फर्स्ट है spirit of invention and innovation among peoples में invention and innovation की spirit। second, facilities for research and development, incentives and concession for development। एंड ये ले लीजिए लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लीगल प्रोटेक्शन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एंड लास्ट, एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। ये हो गए 5, एक्सेस टू फॉरेन टेक्नोलॉजी। नाउ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फोर्सेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। फोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक के अफेयर्स एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बिजनेस पे, ये छोटे छोटे देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड नेक्स्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ले लीजिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस, पॉलिटिकल प्रोसेस। अब आप इसको इमेजिन करके पढ़िए, पहले क्या होता है, पहले पार्टी बनती है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद उनकी फंडिंग होती है, ऐसे करके पढ़िए इसको। पॉलिटिकल प्रोसेस, पार्टी सिस्टम, इलेक्शंस एंड देयर फंडिंग। Then foreign policy and defense policy of the country, and last, relation of the country with other country, relation of this country with another country, other country. Now legal environment, last, legal और regulatory environment। इस ये जितने भी environment है इसकी आपकी definitions भी आ सकती हैं छोटी छोटी, या फिर इनके
4 या 3 मार्क्स में आपसे कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं. Now legal business has to function within the frame of laws and regulations of the country. Legal में laws and regulation ये दो keywords हैं. इसके components हैं right and duty of citizen, law concerning promotion, operation and expansion of business. Right and duties of citizens, laws concerning promotion, operation and expansion of business, flexibility and adaptability of law, judicial system of the country and judicial decisions. ये सब थे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नाउ लास्ट टॉपिक शॉर्ट एनालिसिस. शॉर्ट एनालिसिस में एस का मतलब होता है कंपनी की स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज, टी फॉर थ्रेट्स. ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो हमारी इंटरनल है एंड अपॉर्चुनिटी एंड जो थ्रेट्स हैं वो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट. स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं लेकिन वीकनेस एंड थ्रेट हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल है. SWOT is acronym for strength, weakness, opportunities and threat. While strength and weakness can be identified by analyzing the internal environment, हमने पढ़ा इंटरनल होती है, एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होते हैं जो वो होते हैं एक्सटर्नल. हम उनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नल. शॉर्ट एनालिसिस पे शॉर्ट नोट आते हैं तो उसमें आप पहले ये लिखिए शॉर्ट एनालिसिस की ये जो डेफिनेशन दी है इसको हम टॉस भी बोल सकते हैं. शॉर्ट एनालिसिस कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड इनटू टॉस. इसका होता है थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट इन सबको भी एक्सप्लेन करेंगे. नाउ स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ इज एन इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर. एक कंपनी की स्ट्रेंथ वो होती है जिससे वो एडवांटेज गेन कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर. ये होती है इंटरनल. वीकनेस भी होती है इंटरनल लेकिन ये होती है इनहेरेंट लिमिटेशन, डिसएडवांटेज. A weakness is an inherent limitation of the company which create strategic disadvantage for it, जो उसके लिए disadvantage create करती है. Opportunities क्या होती है? Opportunities a favorable condition. Favorable condition होती है in the company's external environment. ये external से हम इसको analyze कर सकते हैं. Which enable us to strengthen his position. किसी को कोई opportunity मिल जाए जिससे वो अपनी position को स्ट्रेंथन कर पाए. एंड थ्रेट होती है अनफेवरेबल. ये होती है फेवरेबल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होती है अनफेवरेबल कंडीशन इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज अ डैमेज और रिस्क टू इट्स पोजीशन. अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन एंड थ्रेट डैमेज और प्रोवाइड रिस्क टू इट्स पोजीशन. ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप टू इट, शेयर with your friends as sharing is caring. Subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified about my future videos. If you have any doubt, please comment below so I can improve and clarify all your doubts. I will surely answer to it. Thank you so much.